हेलो एवरीवन, दिस इज़ चित्रलेखा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल स्टडी विद चित्रलेखा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो मैं आप लोगों को एक ब्रीफ दे देती हूँ। आज की क्लास में हम लोग भारत की संवैधानिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे। हम सारे विषयों पे चर्चा करेंगे कि भारत के संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई, ब्रिटिश काल में कौन कौन से अधिनियम आए और उनकी कैसी वर्किंग रही, उनकी विशेषताएं क्या क्या थी। ब्रिटिश काल में पिट्स इंडिया एक्ट से लेकर के 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो आया, हम इसके बीच के भी सारे अधिनियमों के बारे में बात करेंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिल जाए। वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे कि ये जानकारी उनके पास तक भी पहुँचे। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि संविधान आखिरकार होता क्या है, संविधान का क्या यूज़ है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो संविधान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। संविधान नियमों अथवा कानूनों का वह संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। भारत का भी अपना एक संविधान है। भारतीय संविधान के विकास को भारत में कंपनी के शासन तथा ब्रिटिश क्राउन के तहत निर्मित अधिनियमों के विकास के रूप में समझा जा सकता है। ठीक बात है। तो कुल मिला के यहाँ पर ये होता कहना चाह रहे हैं, यह संविधान एक्चुअली है क्या? संविधान वो एक रूल बुक हम कह सकते हैं जिसमें नियम और कानून वो विधि हैं जिसके आधार पर हमारे देश के शासन का संचालन होता है। और भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान ही सर्वोपरि है। ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे, हम देखने वाले हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो भारतीय संविधान का निर्माण शुरू हुआ उसको मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ब्रिटिश संसद के अधिनियम। ठीक है। और जो दूसरा है वो है ब्रिटिश क्राउन के शासन के तहत पारित अधिनियम। ठीक है। ये तहत है, इसको ता कर लीजिएगा। तो अब हम इनको बारी बारी देखेंगे, इनके बीच में कौन कौन से अधिनियम आते हैं। तो पहला जो है वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। फिर 1786 में एक अधिनियम आया। 1853 में एक चार्टर अधिनियम आया। 1858 में फिर एक चार्टर अधिनियम आया। ठीक बात है। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के तहत 1858 में चार्टर अधिनियम आया। एक्चुअली ये वही वाला है, लेकिन जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये दो जगह हो जाता है। अदरवाइज़ इसको फर्स्ट वाले में जो क्लासिफिकेशन है उसमें नहीं रखना चाहिए। ठीक है। आप लोग उसको वहाँ से हटा दीजिएगा। 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है। तो अब हम हर किसी के बारे में, जो भी एक्ट है इनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस अधिनियम की जो विशेषताएं हैं हम उन पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो देखिएगा कि इसके द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। अब जो पूरी तरह नियंत्रण था वो सारा ब्रिटिश सरकार के अंडर आ गया। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 5 सदस्यीय कार्यकारी बैठक का गठन किया गया जिसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। ठीक है। इसके बाद इस व्यवस्था के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आ जाता है, कभी कभी पूछा भी गया है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है। और जो कार्यकारी 4 सदस्य जो थे वो कार्यकारी परिषद में वो थे फ्रांसिस क्लेवरिंग, मैनसन, वॉरवेल, ये सदस्य थे। ठीक है। और इस व्यवस्था जब ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है। दैट मीन्स बंगाल जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल थे उनकी शक्तियों को कम कर दिया गया। उनको मद्रास और बम्बई को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कर दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में बंगाल या कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश होते थे। ठीक है। इसके तहत कंपनी में कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर भी प्रतिबंध कर दिया गया। दैट मीन्स किसी तरीके का कोई करप्शन नहीं चाहती थी ब्रिटिश सरकार की कंपनी में करप्शन ना हो। अगर ये वाला काम वो लोग करते रहते तो करप्शन बढ़ सकता था।
इस व्यवस्था के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने उपहार लेने से प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है। इस अधिनियम के तहत कंपनी द्वारा भारत की राजस्व, नागरिक और सैन्य संबंधी सभी समस्त सूचनाएं ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य था। लेकिन सूचना देगा कौन? ये ईस्ट इंडिया कंपनी दे रही थी। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे और जबकि 3 न्यायाधीश में चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड थे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम्स में। अब आगे बढ़ते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट। अब 1774 का जो एक्ट था 1774 में जो पारित हुआ, उसमें क्या हुआ, कुछ कमियां रह गई। उन कमियों को दूर करने के लिए एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट लाया गया 1781 में। ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट को कमियों को दूर करने के लिए इस अधिनियम के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। उस समय क्या था कि जो बंगाल था बहुत मजबूत राज्य होता था, धनी राज्य था, इसलिए सारा का सारा जो केंद्र बिंदु था बंगाल ही था। 1784 का उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। तो हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। इसके तहत कंपनी में कार्यों एवं प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। इसके तहत भारत में द्वैत शासन, डीआरकी सिस्टम जिसे बोलते हैं, उसकी स्थापना की गई और 1858 तक विद्यमान रही। ठीक है। कंपनी के वाणिज्य के कार्यों की देखरेख के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अर्थात निदेशक मंडल नियुक्त किया गया और राजनीतिक मामलों को, पॉलिटिकल जो अफेयर्स होते थे उनको देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। अगला देखते हैं 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्माण को निरस्त करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए थे। दैट मीन्स बंगाल का जो पहला जो गवर्नर जनरल था वो कॉर्नवालिस, उसको ये सारी शक्तियाँ दी गई थी। अब 1793 में एक चार्टर अधिनियम आया। कंपनी, इसके तहत क्या किया गया, कंपनी के अधिकार को, जो व्यापार करने का अधिकार था, उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। इनिशियली 20 वर्ष का ही मिला था, उसके बाद फिर 20 वर्ष और बढ़ा दिया। 1813 में फिर एक चार्टर एक्ट आया। ये क्या, इसमें क्या हुआ, इसमें कंपनी के द्वारा भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। हालांकि कंपनी को चीन से व्यापार तथा कंपनी का चाय के व्यापार पर एकाधिकार जारी रहा। इस पॉइंट में कहने का मतलब ये है कि भारत, पहले ये जब घोषणा पत्र जारी हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी को, इनिशियली जब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था तो उस कॉन्ट्रैक्ट में था कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ व्यापार कर सकती है। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हो गया, बताया गया कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं, और कंपनीज भी भारत के साथ व्यापार कर सकती हैं। लेकिन चीन के साथ जो व्यापार करना था वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और जो चाय भारत में इंपोर्ट हो रही है ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही होगी, इसमें ये कहा गया। इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने की व्यवस्था की गई। ठीक है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि किसी सरकारी दस्तावेज में इस तरीके की बात की गई थी। 1833 में फिर एक चार्टर एक्ट आया। इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बहुत अच्छा किया गया, ठीक बात है। इसके द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने को रह गए थे। व्यापारिक कार्य, कोई भी व्यापार नहीं कर सकती थी, केवल राजनीतिक कार्य करेगी। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य भी शामिल किया गया, जिसका नाम मैकाले थे। मैकाले को सर्वप्रथम गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया था। अगला देखेंगे जो पॉइंट है वो है, इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। बहुत अच्छी बात है। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा को कानून के खिलाफ घोषित कर दिया गया तथा 1843 उसके बाद क्या हुआ, अगला पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा को कानून के खिलाफ घोषित कर दिया गया और 1843 में इसे कानून बना करके समाप्त कर दिया गया। भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम ये सबसे बहुत अच्छा काम किया था कि दास प्रथा को कानून बना करके समाप्त कर दिया। अब 1853 के चार्टर एक्ट पर आते हैं। 1853 के चार्टर एक्ट के जो मुख्य पॉइंट हैं वो देखिएगा आप लोग। इसके द्वारा कार्यक्रम और विधायी शक्ति को अलग अलग करने की व्यवस्था की गई। ठीक है।
कानून निर्माण के लिए भारत में एक विधान परिषद की स्थापना भी की गई। ठीक है। 1853 के अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा को शुरू किया गया। तो 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था उसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले ये कहा गया था, देखिएगा, कि केवल धर्म, जन्म स्थान, जाति, वंश और वर्ण के आधार पर किसी को सिविल सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। फिर एक और इसमें ग्रैंड स्टेप लिया गया, वो ये लिया गया 1853 के चार्टर एक्ट में कि भाई सिविल सेवकों के लिए, जो सिविल सेवक होंगे जो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत वहाँ पे भारत में जो भी भर्ती होगी उसके लिए प्रतियोगिता होगी। ठीक है। उसके लिए एग्ज़ाम की घोषणा कर दी गई, शुरू कर दिया गया। ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में जब इसके बाद लेकर के आऊँगी उसमें हम 1858 के चार्टर एक्ट से लेकर के 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब तक पारित हुआ इसके बीच के सारे एक्ट्स पढ़ेंगे और उनकी विशेषताओं को देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। और हाँ, ये पॉलिटी की एक फुल फ्लेज सीरीज़ होने वाली है जिसमें मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का सारा सिलेबस आप लोगों के लिए 1 बाय 1 करके वीडियोस में लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विथ मी, स्टडी विद चित्रलेखा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच।